नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहां हम आपको केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर को लेकर पूरी पड़ताल करते हैं, खबर की तह तक जाते हैं। तो चलिए करते हैं सबसे पहले शुरुआत शिमला से। इंडिया गठबंधन पर जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष पूर्व जयराम ठाकुर इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा, एक एक कर सभी दल इंडिया गठबंधन से हट रखे हैं पीछे। आने वाले वक्त में एक भी दल इस गठबंधन में नहीं बचेगा। तंज न केवल कसा है बल्कि एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन में कोई दल बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक एक करके दल अब इंडिया गठबंधन से किनारा कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये बयान, ये तंज इंडिया गठबंधन पर। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। इस बार एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा तंज इंडिया गठबंधन पर कसा है। देखिए सही तो क्या होने वाला है, ये कोई नहीं बचेगा, अकेले अकेले हो जाएंगे। और नीतीश कुमार ने जो बोला है उसके कारण तो सब लोगों ने ही हाथ जोड़ दिए उनको कि अब नमस्ते। जिनके नेतृत्व में कई बार ऐसी बातें चल रही थी कि उस गठबंधन के नेता वो होंगे, अब उन गठबंधन के नेताओं ने उनने ही उनको नमस्ते कर दी है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। हमने पहले दिन से कहा है कि ये गठबंधन टिकाऊ नहीं है, ये ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है और सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ सत्ता को हासिल करने के लिए बनाया गया है। और इसमें सफलता नहीं होंगे, एकजुटता नहीं रह पाएगी और ये बहुत जल्द बिखर जाएगा और वो बिखर करके खत्म हो जाएगा। और इस वक्त खबरें अभी तक के हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शिमला से प्रदीप ठाकुर हैं, शिमला ब्यूरो के, इधर उत्तराखंड ब्यूरो राष्ट्रपात भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रदीप, मैं आपका रुख करूंगी। प्रदीप, देखिए, हिमाचल में सियासी वार पलटवार का दौर तो लगातार हम देख रहे हैं चल ही रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन पर जिस तरह से अब जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से तंज कसा, कहा एक एक कर सब दल किनारा कर लेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया की हम उम्मीद कर सकते हैं? इस पूरे मामले में वार पलटवार का दौर अभी और चलेगा? देखिए, आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो विपक्षी दल है उनका गठबंधन बना है और इंडिया इसको नाम दिया है। और इसको लेकर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉलिटिक्स जो है वो गर्माती रहती है। बार पलटवार इसमें होते हैं, दावे प्रतिदावे किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर सवाल उठाए हैं, तंज भी कसा है कि ये जो गठबंधन बना है ये बेशक जो है खास तौर पर जरूरत के मुताबिक बना है, यानी जरूरत है सत्ता हासिल करने की, इसलिए इस गठबंधन को बनाया गया है। और अब राजनीतिक मकसद है इनका, लेकिन अब धीरे धीरे करके बारी बारी करके एक एक दल बाहर हो रहे हैं, ये इनका दावा है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद जो, क्योंकि ये गठबंधन के लीडर समझे जा रहे थे, लेकिन इनके बयान के बाद बाकी दल जो है इनसे किनारा करने लगे हैं, ये एक तरफ से बात कही गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में गठबंधन जिस तरह से बना है बेशक अपने तरीके से काम कर रहा है, कई दौर की बैठकें भी हुई हैं और आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर भी जिस तरह चाहे होनी है, लेकिन क्या बात बनती है या नहीं बनती है ये तो बेशक के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ताधारी दल जो कि केंद्र में बीजेपी है वो इस पर जरूर सवाल उठा रहे हैं इस गठबंधन पर, और इसमें कई दलों का समूह कहकर ये कह रहे हैं कि इसमें एक मत जो है इनका नहीं बनेगा और ना इस गठबंधन में एक रूपता आएगी। और अपने अपनी विचारधारा के लोग हैं, ये यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। बेशक इसमें हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इसी गठबंधन का एक हिस्सा है और कई बार हमने कई मौकों पर देखा है मुख्यमंत्री भी गठबंधन को लेकर कहते हैं कि जो हमारे राहुल नेता है उन्होंने जो फैसला किया है वो सही फैसले हैं और उसके मुताबिक ही आगे बढ़ा जाएगा। और बाकी भी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं वो भी समय समय पर गठबंधन को लेकर इसी तरह का बयान देते आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर विपक्षी दल बीजेपी है, तो विपक्ष जो है यहाँ पर जरूर गठबंधन के आगे टिका रहने पर सवाल जो है वो जरूर उठा रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव तक यह गठबंधन टिका रहेगा। कि हमने देखा कि 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं वहां पर गठबंधन एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपने अपने क्षमता के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने हिसाब से कैंडिडेट वहां पर उतारे हैं, वहां पर लोकल दलों के साथ गठबंधन भी किए हैं। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं और इसी को बुझाने में बीजेपी यहाँ पर इसमें लगे हैं। जी।
तो देखिए, अब जिस तरह से लगातार हम हिमाचल की अगर पूरी राजनीति को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि वार पलटवार का दौर लगातार चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष अक्सर कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। अब कांग्रेस के साथ साथ पूरे उन्होंने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया के इंडिया गठबंधन को लेकर राजनीति यूं ही चलती रहेगी। और हिमाचल में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि वार पलटवार चल रहा है। आने वाले दिनों में और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनावों तक हावी रह सकते हैं? प्रदीप। बिल्कुल आरती, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे अभी ही जी। विपक्ष उठाने लग गया है, और हम कह सकते हैं क्योंकि अगले महीने शीतकालीन सत्र होना है जो जी। धर्मशाला में होता है, तो वहां पर मुद्दे जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले का एक सत्र, ये महत्वपूर्ण सत्र होगा विधानसभा का। तो जी। ऐसे में उस दौरान बहुत सारे मुद्दे विपक्ष यहाँ पर सदन में उठा सकता है। हालांकि अभी से जिनकी बात करें, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसको लेकर सवाल बेशक उठाए जा रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को सीटें देने का, अगर कभी सीट शेयरिंग का कोई विषय बनता है तो उसको लेकर सीट देने का कोई यहाँ विषय कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि चारों हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का ही दबदबा हिमाचल में है, बाकी किसी गठबंधन के दल का नहीं है। तो यहाँ तो कांग्रेस को ही जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन इसके साथ साथ मुद्दों की अगर हम बात करें जो विपक्ष की तरफ से खासतौर पर उठाए जाएंगे, आपदा को लेकर बार बार नेता प्रतिपक्ष भी और बीजेपी के जो बाकी लीडर्स हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल और बाकी जो विधायक है, वो समय समय पर सवाल उठाते आए हैं कि काम अच्छा नहीं हुआ है, लोगों के बीच जो है जो उनको मदद पहुंचनी चाहिए थी उसमें भाई भतीजावाद हुआ है, अपना पराया उसमें किया गया है। ये सवाल यहाँ पर उठाए जाते हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। कर्ज को भी अभी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है कि 10 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज ले लिया है। ये मुद्दा अभी से ही बनाना शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जाने हैं और उसके साथ जो फैसले लिए जा रहे हैं और जो भर्तियां अभी तक नहीं हुई है, इसको लेकर भी सवाल विपक्ष जो है बार बार उठा रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि चुनावों में ग्रामीण क्षेत्र के छोटे मुद्दे भी रहते हैं, लेकिन बड़े मुद्दों की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ा मुद्दा है। नशे के मामले प्रदेश में बढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा बेरोजगारी प्रदीप, को देखिए ये लेकर तो हमेशा तमाम ही मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठा ही रहा है, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है लगातार वो आपदा का ये मुद्दा क्या शीतकालीन सत्र में यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि लगातार एक तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, उनका कहना है केंद्र ने मदद नहीं की, इधर विपक्ष कह रहा है केंद्र ने पूरी मदद की है, केंद्र की मदद को ही अपनी मदद में गिनवा रखेंगे कांग्रेसी। क्या ये मुद्दा भी हावी रह सकता है? बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और आगामी लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा रहेगा। और जी। इसमें दोनों दल मतलब कांग्रेस भी और बीजेपी भी अपने स्तर पर अपनी बात कहने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अगर सरकार की बात करें तो बार बार कह रहे हैं कि हमने 10,000 करोड़ का नुकसान का मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन हमें अभी तक मदद नहीं मिली है। और अब ये कहा जा रहा है कि आप की आपदा इस आपदा को घोषित नहीं कर सकते हैं। तो जो हिमाचल ने नुकसान का ड्राफ्ट केंद्र को भेजा है, मेमोरेंडम जो भेजा है, उसको ही आप फाइनल मानकर उसके हिसाब से हिमाचल को मदद की जाए। और अभी जो 4500 करोड़ रुपए का राज्य सरकार की तरफ से जो आर्थिक राहत राशि भी जारी की गई है, और को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसमें 1,000 करोड़ रुपए तो केवल केंद्र सरकार की मनरेगा का है, और दूसरा लगभग जो जिक्र किया जा रहा है कि 1,000 से ज्यादा का हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिली है अलग अलग समय में किश्तों के जरिए। और इसके साथ साथ सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें 200 करोड़ रुपए का जिक्र किया जा रहा है कि वो भी केंद्र ने दी है। घर जो है वो अतिरिक्त घर यहाँ पर दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश को आवास योजना के तहत। ये तमाम बातें राज्य सरकार जो राज्य सरकार के आरोप के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि केंद्र ने प्रदेश को किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो वो बार बार कह रही है कि हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। सड़कों के लिए कहा गया था कि पैसा दिया जाए 400 करोड़ रुपए, पैसा भी यहाँ पर अभी तक नहीं, जी। चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए पैसे मिलने थे। ये बातें यहाँ पर कही जा रही है और इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच जो दोनों दलों के नेता भी जा रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री के पूर्व में दौरे हुए हैं तो हर मंच से वो इसी बात का जिक्र करते हैं कि हमें केंद्र से मदद नहीं मिली है। और जी। जब नेता प्रतिपक्ष जाते हैं या बीजेपी के और लीडर्स जाते हैं तो वो यही बात कहते हैं, या ठाकुर हिमाचल आते हैं तो ये कहते हैं कि हमने केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जानी चाहिए हिमाचल की, वो हुई है। तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में रहेगा और नुकसान प्रदेश में बहुत ज्यादा हुआ है। तो ऐसे में कोशिश यहाँ पर रहेगी लोगों के बीच इस बात को पहुंचाने की कि कितनी मदद हुई है, कितनी मदद नहीं हुई है। ये सभी दल अपने
अपने तरीके से इस बात को कहेंगे। लेकिन जी अब देखना ये होगा जी आने वाले समय में भी, जब हिमाचल प्रदेश ने केंद्र को नुकसान का जी मेमोरेंडम भेजा है और उसमें जी कुछ नियम भी पहले से ही कुछ पैरामीटर तय होते हैं, उसके हिसाब से मदद मिलती है, या जो हिमाचल एक अंतिम बिल्कुल मदद के तौर पर बार मांग कर रहा है 2,000 करोड़ रुपए की, या वो मदद दी जाती है, या फिर जो ओवरऑल खर्चा प्रदेश का हुआ है उसको केंद्र वहन करता है और किस रूप में मदद करता है, ये जी। देखने वाली बात होगी। चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो वार पलटवार का एक दौर अभी भी देखने को मिल रहा है और लोकसभा चुनाव तक हिमाचल में कुछ यूं ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे, और एक और बड़ी खबर है यूसीसी पर। एक बार फिर से उत्तराखंड में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, यूसीसी ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। यूसीसी कमेटी से ड्राफ्ट मिलने के बिना देर किए आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा आगे की कार्रवाई करेंगे इस मामले को लेकर। और इधर देखिए, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने बताया यूसीसी को चुनावी शगुफा, आगामी लोकसभा चुनाव सियासी माइलेज लेना चाहती है बीजेपी। तो यूसीसी का ये मुद्दा है जिसको लेकर सियासी घमासान उत्तराखंड में मचता नजर आ रहा है। कमेटी की रिपोर्ट को लेकर सीएम धामी ने कहा कि जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी हम आगे की कार्रवाई तेजी से करेंगे। इधर कांग्रेस का कहना यह है कि लोकसभा चुनावों से पहले ये एक चुनावी शगुफा है यूसीसी, जिसके बहाने वोट बटोरना चाहती है बीजेपी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए राव शफात का हम रुख भी करेंगे। दिवाली के बाद माना जाए? देखिए, हमने पहले से ही कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई संपन्न हो। तो यूसीसी को लेकर ये सियासी बवाल, और रुख हम राव शफात का कर रहे हैं। राव शफात, यूसीसी लगातार मुद्दा रहा है उत्तराखंड की सियासत में, लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। उस स्थिति में क्या कह सकते हैं कि ये जो एक मुद्दा है ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा, क्योंकि फिलहाल तो पूरी तरह से वार पलटवार का एक दौर है उत्तराखंड में। आरती, देखिए, यूसीसी वाकई में एक सियासी मुद्दा इस वक्त उत्तराखंड में बना हुआ और सबसे बड़ा मुद्दा है। जी इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तनाव है और तकरार है। बयानबाजी का दौर भी शुरू से चल रहा है। सत्ता पक्ष चाहता है, यानी धामी सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो, और क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में यह था, जिस वक्त यहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त वायदा किया गया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। और जब पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहले कुछ ही दिनों के बाद में यूसीसी की एक कमेटी बनाई गई। रिटायर्ड जज हैं रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। यूसीसी पर काम होना शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इस कमेटी का वक्त जो है बढ़ाया गया। लगभग 3 से 4 बार इसका वक्त बढ़ाया गया, लेकिन अब ये वक्त भी पूरा हो चुका है। लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं और मोस्टली लगभग ये जो ड्राफ्ट है यूसीसी का ये तैयार हो चुका है। बीच में कुछ संशोधन जरूर हुए थे। एक बार राज्य सरकार से इस कमेटी ने इस यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर के चर्चा भी की थी, लेकिन उसमें शायद कुछ कमी थी, तो उसके बाद वापस फिर लोगों की सलाह ली गई, ऑनलाइन ऑफलाइन सुझाव लिए गए, सभी समुदाय से पूरे उत्तराखंड के अंदर अलग अलग बैठकें की गई। तो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है लगभग वो अब पूरा हो चुका है और संभावित सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह तक ये जो ड्राफ्ट है पूरा पूर्ण रूप से राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार हर हाल में चाहती है कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो, और ये वायदा उन्होंने चुनाव में भी किया था। अभी आपने मुख्यमंत्री को सुना, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ड्राफ्ट जैसे ही उनको मिलेगा, क्योंकि ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, और जैसे ही मिलेगा तो अगली कार्रवाई के लिए हम कदम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और यूसीसी को पटल पर रखा जा सकता है। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू पर जिक्र करें तो यहाँ पर विपक्ष को लगता है कि ये महज चुनावी शिगुफा है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो माइलेज लेने के लिए राज्य सरकार यूसीसी का जिक्र करती है। अगर यूसीसी इतना ही अच्छा है तो फिर केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए, और केंद्र सरकार अगर लागू करती है तो फिर उत्तराखंड जो यूसीसी बना रहा है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ये जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, ये कहना है विपक्ष का। लेकिन अगर तीसरे पहलू की बात करें, देखिए आरती, तो संवैधानिक तौर पर जो भारतीय संवैधानिक धारा 7 है, अनुसूची 7 है, इसमें संघ के विषय है, राज्य के विषय है और जो है समसूची के विषय है, समवर्ती सूची के विषय है। जी। अब अगर संघ के विषयों की बात करें तो ये 100 होते हैं, लेकिन अगर राज्य के विषयों की बात करें तो ये 61 होते हैं, और अगर समवर्ती सूची की बात करें तो ये 52 होते हैं। और समवर्ती सूची में क्योंकि ये यूसीसी भी आता है और इसके जो नियम कायदे हैं, जैसे विवाह है, तलाक है, सिविल के केसेस हैं,
तो जी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो समवर्ती सूची में शामिल होते हैं, यानी 52 बिल्कुल। जो विषय हैं उसमें शामिल होते हैं। और बिल्कुल। अगर राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार को देखिए हक है कानून बनाने का, और एक प्रोसेस होता है कि पहले वो गवर्नर के पास जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा अगर समवर्ती सूची है। जी। और अगर यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा के पटल पर आता है, विशेष सत्र बुला करके, तो गवर्नर के पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा अनुमोदन के लिए। लेकिन ये समवर्ती सूची का मामला है तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो जी। विपक्ष को लगता है कि राष्ट्रपति के पास जाकर के ये बिल अटक जाएगा और जानबूझ के इसको अटकाया जाएगा चुनाव का माइलेज लेने के लिए। बिल्कुल। तो तो ये देखिए तमाम जिस चीजें। और तरह दूसरा आपने बड़े विस्तार ये से सवाल है दर्शकों को विपक्ष समझाया कि राशिफात, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास विपक्ष की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या कहना है, यूसीसी को लेकर क्या कांग्रेस फिलहाल रुख अपना रखी है, वो आपको सुनाते हैं। सुनने में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है। लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है, इसलिए क्योंकि यह समवर्ती सूची का मामला है और समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र का भी दखल बहुत ज्यादा रहता है। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा और संविधान की धारा 254 के हिसाब से इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। इसलिए इस पूरी कवायद में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। लेकिन प्रदेश में एक माहौल खड़ा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज भाजपा के द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे से माइलेज लेने के लिए केवल एक शिगुफेबाजी की जा रही है, क्योंकि निकट भविष्य में तो यूसीसी प्रदेश में लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं धामी सरकार से एक बात और कहना चाहती हूं कि यदि यूसीसी इतना ही देश हित में है तो फिर मोदी जी से कहकर इसको पूरे देश में लागू करवाइए, ना केवल उत्तराखंड में